नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के पाठ 1 में चार्ज के विषय में अध्ययन किया था और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने जाना था। आज उससे संबंधित पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और उसके पश्चात आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि यदि आपके पास एक वस्तु है और उस वस्तु को आपने आवेशित कर रखा है और ये जो आवेशित कर रखा है, इसके जो आवेश का मान है वो है 1 कूलाम। तो आपके पास एक वस्तु है, उस पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 1 कूलाम। तो आपको आवेश की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आवेश के क्वांटीकरण का, Q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई। n यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q टोटल चार्ज। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स वैल्यू है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु को यदि आप 1 कूलाम आवेश से आवेशित करेंगे तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा उसकी संख्या होगी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर वो प्लस चार्ज है तो प्लस लगा दीजिए और माइनस चार्ज है तो माइनस लगा दीजिए। आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल ये है कि किसी वस्तु को 2 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम आवेश दिया जा सकता है क्या? यस और नो। किसी वस्तु को इतना कूलाम आवेश दिया जा सकता है क्या? तो सबसे पहले दिया क्या गया है, ये जो चीज है ये हमें क्या गिवन है, टोटल चार्ज है Q। आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू n। n का फॉर्मूला कितना होगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। जब आप इसे पूरे सोल्व करेंगे तो इसका लगभग मान आएगा 12.5। तो आपको ये पता चल रहा है कि n की वैल्यू 12.5 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। और आवेश के क्वांटीकरण में हमने क्या देखा था कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या होगी तभी वो चीज वैलिड होगी, वरना वो नहीं होगी। अर्थात किसी भी वस्तु को 2 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि n की वैल्यू एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन नोट कर सकते। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आवेश का संसूचन। संसूचन का मतलब होता है डिटेक्शन, पता लगाना। देखिए, इसको समझते हैं। आपके पास एक वस्तु है, आपने उसको आवेशित कर रखा है। आपको पता लगाना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं, या इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज है, प्लस और माइनस। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो आवेश को संसूचित करने के 2 तरीके हैं मुख्यतः। एक तो इलेक्ट्रोमीटर से और एक है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी की सहायता से हम आवेश को कैसे संसूचित कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा उपकरण है, वो हम खुद भी बना सकते हैं। एक ग्लास की बोतल लेते हैं, उस ग्लास की बोतल को निर्वातित कर देते हैं। अंदर वैक्यूम कर दिया। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क लगाने के पश्चात यहां से मैं एक रोड लगा रहा हूं और इस रोड पर मैंने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया।
मान लेते हैं मैंने इसको धनावेशित कर दिया और इसके एंड छोर पर या सिरे पर मैं दो हल्की पत्तियां लगा देता हूं, स्वर्ण पत्ती, सोने की हल्की पत्तियां। हल्की होनी चाहिए, भारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर दो रोड और लेता हूं, रोड ए एंड रोड बी। मुझे नहीं पता कि इस रोड पर ए पर कौन सा आवेश है, बी पर कौन सा आवेश है। आप इसकी सहायता से चेक कर सकते हो कि ये दोनों आवेशित है या नहीं, या किस प्रकार का आवेश है, धनावेश या ऋणावेश। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस रोड ए को मैं उठाऊंगा और इसके टच करूंगा। जैसे ही रोड ए को मैं इसे स्पर्श करूंगा, यदि पत्तियां फैलती हैं, यदि पत्तियों में फैलाव आता है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि आपने जब इसको स्पर्श किया तो इसका जो आवेश है वो इसमें गया, स्थानांतरित हुआ। इसका मतलब ये फैल रही हैं, इसका मतलब अवश्य ही इसके ऊपर धनावेश आया अतिरिक्त, क्योंकि प्लस और प्लस आपस में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो जब रोड ए को इसके टच करने पर ये पत्तियां पहले की तुलना में और फैलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रोड इसी प्रकृति की धनावेशित है। तो यहां पर लिख देते हैं, रोड ए पर कैसा चार्ज है, धनावेश। और क्या पता चलेगा, पत्तियां फैलेंगी। अब रोड बी को मैं उठाकर इसके स्पर्श कराता हूं और स्पर्श कराने के पश्चात ये पत्तियां पहले की तुलना में पास पास आती है, सिकुड़ती हैं। तो ये कब होगा, जब इस रोड पर जो आवेश की प्रकृति है वो इस प्रकृति से क्या होगी, भिन्न होगी। अर्थात ये पत्तियां पहले की तुलना में फैलने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस रोड बी पर कैसा आवेश है, ऋणावेश। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पत्तियां सिकुड़ेंगी, पत्तियां सिकुड़ेंगी। आप इस चार्ट को नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। मान लेते हैं आपके पास दो आवेश हैं और ये परस्पर r दूरी पर रखे गए हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो आवेश हैं, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो जब दो आवेश परस्पर पास में रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो दो आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान निकालने के लिए हम कूलाम का नियम उपयोग में लेंगे। तो वास्तव में कूलाम का नियम क्या चीज है, आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान देगा। ये कूलाम का नियम है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक Q1 चार्ज है और आपके पास एक Q2 चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर मान लेते हैं फोर्स लगाता है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है। हम ये नहीं देख रहे कि आकर्षण बल लगा रहा है कि प्रतिकर्षण बल, वो डिपेंड करेगा इन दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं ले लेता हूं प्लस चार्ज और यहां ले लेता हूं मैं प्लस चार्ज। तो अवश्य ही प्लस और प्लस के बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसका सूत्र कैसे दिया जाएगा। जो लगने वाला कूलाम बल है Fc, वो किसके समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर जो समानुपाती का जो चिन्ह है, जब इसे हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा K, दैट इज Q1 Q2 बाय r²। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, दो आवेशों के मध्य कार्यरत जो कूलाम बल है Fc, उसका फॉर्मूला हुआ K Q1 Q2 बाई r²। Q1 Q2 चार्ज है और r उनके मध्य की दूरी है। तो ये कूलाम के नियम का सूत्र हुआ। इसकी सहायता से हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। यहां पर जो K है, ये कांस्टेंट राशि है, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक अन्य राशि है, उसके बाद में बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं K इज अ कांस्टेंट,
1/4πε0 और इसकी वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9। आंकिक मान इसका है 9 गुणा 10 की घात 9। ये आपको याद रखना है, बाद में हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, Fc इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां जो k कांस्टेंट राशि है उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1/4πε0। यहां ε0 क्या चीज है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। अभी हम केवल आंकिक मान पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मात्रक है वो बाद में देखेंगे। तो 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये 1/4πε0 में ε0 दैट इज निर्वात की विद्युतशीलता, उसका मान है। आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य अभी निर्वात की व्यवस्था है। निर्वात मतलब वैक्यूम। अगर दोनों आवेशों के मध्य मैं कोई माध्यम उपस्थित कर दूं, कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है, चालक कुचालक जो भी है, अगर मैं इसके मध्य चालक या कुचालक माध्यम उपस्थित कर दूं, तब मैं ε0 के जगह में लिखूंगा ε0। तो बोलते हैं ε0, ε0 ये हो जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। सभी माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, उसका आंकिक मान अलग अलग होता है। तो अगर दोनों आवेशों के मध्य माध्यम है तब तो आएगा ε0। इस k की जगह आएगा 1/4πε0। और इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है तब यहाँ आएगा 1/4πε0। और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 है और इसका आंकिक मान है 8.85 गुणा 10 की घात -12। आप इसे नोट कर सकते हैं। कूलाम के नियम में हमने देखा k जो कांस्टेंट था F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो k की जो वैल्यू थी वो थी 1/4πε0। अब आपका उद्देश्य है k का मात्रक निकालना और ε0 का मात्रक निकालना। तो सबसे पहले मैं k का मात्रक निकाल रहा हूं, फिर अपन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सूत्र लिखते हैं F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से k का फॉर्मूला क्या बनेगा? k का फॉर्मूला बनेगा F इंटू आर स्क्वायर, वज्र गुणा कर दीजिए, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। जरा गौर करके देखिए, F क्या है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। R क्या चीज है? दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। Q क्या चीज है? चार्ज का मात्रक क्या बताया था? कुलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा हमारे K का मात्रक हो जाएगा। अब यदि हमें ε0 का मात्रक निकालना है, ε0 का, निर्वात की विद्युतशीलता का, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ε0 का जो मात्रक होगा वो कितना होगा? कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको ε0 और k के मात्रक बताए। इसकी सहायता से आप वीमा भी निकाल सकते हैं। आज के होमवर्क में आप इसे ट्राई कीजिएगा, नोट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। दोनों का एक ही अर्थ है, ब्लॉक या ब्लिक लगा देते हैं। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, पहले इसको सूत्र के हिसाब से करते हैं, फिर समझने के हिसाब से करेंगे। देखते हैं कैसे। मैंने आपको दो नोटेशन बताए, एक विद्युतशीलता है निर्वात की और एक विद्युतशीलता है माध्यम की। वन इज ε0 एंड सेकेंड इज ε0। तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता की जब तुलना करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, अनुपात लेते हैं, तो वो जो भौतिक राशि आएगी वो होगी हमारे पास ε0r। यहाँ पे r का मतलब क्या चीज है? आपेक्षिक मतलब एक दूसरे से तुलना करना, रिलेट करना। तब यहां पर हम लिख सकते हैं इसको रिलेटिव। आप समझ भी कर सकते हैं ε0r आपेक्षिक विद्युतशीलता जब हम तुलना कर रहे हैं, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता और ε0m माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास दो आवेश रखे हुए हैं और इनके मध्य निर्वात है या माध्यम, तो वो माध्यम या वो निर्वात आपके आवेश की विद्युत बल रेखाओं को किस दर से प्रवाहित होने दे रहा है,
या उस माध्यम का उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल के ऊपर क्या प्रभाव है, यह है विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता माध्यम की और निर्वात की दोनों की अलग अलग होगी, और इन दोनों की जब तुलना करेंगे तब हमारे पास एक नई भौतिक राशि आएगी, दैट इज एप्सिलॉन आर, परावैद्युतांक। तो ये सूत्र हो गया। अब हमें ये सूत्र को व्युत्पत्त करना है कि ये सूत्र आया कहां से। तो अब डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो को व्युत्पत्त करेंगे। देखते हैं कैसे। यहां पर हम लिख लेते हैं व्युत्पन्न, डेरिवेशन। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। सबसे पहले इन दो चार्ज को आप क्या कीजिए, निर्वात में रखें। फिर इन्हीं दो आवेशों को आप माध्यम में रखेंगे। एक प्रयोग है, काल्पनिक प्रयोग है, आप उसको करेंगे। पहले दो चार्ज लेने हैं, उनको पहले निर्वात में रखेंगे, फिर उन्हीं दो चार्ज को क्या करेंगे, माध्यम में रखेंगे। बट उनके मध्य की दूरी हमें चेंज नहीं करनी है और आवेश की प्रकृति भी चेंज नहीं करनी है। तो जब दोनों आवेश निर्वात में रखे जाएंगे तो इनके मध्य लगने वाले कूलाम बल का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों आवेशों को जब मैं माध्यम भर दूंगा इनके बीच में, तो यहां पर आ जाएगा दूसरा फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M, दैट इज Q1 सेम Q2 सेम डिवाइडेड बाई R सेम। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। सबसे पहले प्रयोग मैंने किसमें किया, निर्वात में, तब इसके नीचे लगा दिया F नॉट। फिर मैंने आवेशों के मध्य क्या रखा, माध्यम, तब इसके नीचे लगा दिया मैंने FM। माध्यम में बल और निर्वात में बल। जब मैं माध्यम में बल, निर्वात में बल और माध्यम में जो बल है F0 अपॉन FM का अनुपात दूंगा, तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर डिवाइडेशन लगाऊंगा तब ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। तो F0 अपॉन FM उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0। यही फॉर्मूला है एप्सिलॉन R का, दैट इज एप्सिलॉन R। इसका मतलब जब आप दो आवेशों को निर्वात में रखते हैं और उन्हीं दो आवेशों को माध्यम में रखते हैं और उनके मध्य लगने वाले कूलाम बल की तुलना करते हैं, तो उससे हमारे पास एक भौतिक राशि आती है, वह होगी हमारी परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, नोट कर सकते हैं। हमने जो अभी देखा परावैद्युतांक एप्सिलॉन R, उसका मान देखते हैं। चालकों के लिए परावैद्युतांक का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत। कुचालकों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1। और हवा या निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए या हवा के लिए लगभग इसका मान 1 होता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये प्रायोगिक चीजें हैं। इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। मैं यदि कहता हूं कि दो चार्ज है और इनको मैंने R दूरी पर रख दिया, दो चार्ज है मैंने उसको R दूरी पर रख दिया और इनके मध्य में धातु रख देता हूं, कोई भी मेटल। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला जो बल है, कूलाम बल, उसका मान कितना होगा, कूलाम बल का मान कितना होगा। तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या है कूलाम बल का, F इज इक्वल टू K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। माध्यम भर दिया तो इसके नीचे लगा देंगे M और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जरा गौर करके देखिए, धातुओं के लिए यहां पर मैं वैल्यूज रखूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसे एप्सिलॉन M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R मैं यहां पे रखूंगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन M की जगह एप्सिलॉन 0 एंड मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। अब आपको पता है क्योंकि आवेशों के मध्य मैंने क्या रख दी, धातु रख दी, और धातुओं के लिए, चालकों के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत। तो जैसे ही मैं यहां पर इंफिनिटी रखूंगा अनंत, तो ये वैल्यू कितने पे अप्रोच होगी, 0। इसका मतलब दो आवेशों के मध्य यदि आप धातु भर देंगे या कोई चालक माध्यम को रख देंगे
तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है कूलाम बल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि चालकों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0 को अप्रोच करेगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर का, वो क्या है? एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन 0। तो ये जो परावैद्युतांक है या अपेक्षित विद्युतशीलता है, इसका मात्रक में विमा क्या होगी? तो आपको पता है ऊपर भी विद्युतशीलता है, नीचे भी विद्युतशीलता है, दोनों कैंसिल आउट होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह एक मात्रक व विमाहीन राशि है, मात्रक व विमाहीन राशि है। तो अभी हमने पहले कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम से हमने देखा हमारे पास एक कांस्टेंट राशि आई k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कूलाम आवेश की क्या परिभाषा है? ए कूलाम आवेश की परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे इसको? अपने पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज एंड R उनके मध्य की दूरी। इस पर मैं एक कंडीशन लगाता हूं, Q1 और Q2 दोनों का मान करता हूं मैं एकांक, यूनिटी, एक कर दूंगा इसका मान, और इनके मध्य की जो दूरी है वो मैं कर दूंगा 1 मीटर, और जो माध्यम रखा जाएगा वह रखा जाएगा निर्वात। तो आपको पता है जब माध्यम होता है तो K की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये अपन ज्ञात कर चुके थे। तो ये सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? Q1 1, Q2 1, R 1, देन F इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? K के, और K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, और बल का मात्रा कितना है? न्यूटन। यहां से हमारी परिभाषा बन जाएगी। तो कैसे परिभाषित करेंगे? यदि दो आवेशों को निर्वात में कितने मीटर दूरी पर रखना है? 1 मीटर दूरी पर रखेंगे, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल यदि इतना न्यूटन आए तो उन आवेशों का मान कितना होगा? 1 कूलाम होगा। फिर से रिपीट करते हैं, निर्वात में यदि दो आवेशों को कितने मीटर दूरी पर रखा जाए? 1 मीटर दूरी पर रखा जाए, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो कितना न्यूटन आना चाहिए? इतना न्यूटन यदि आए तो उन आवेशों का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 कूलाम होगा। इस प्रकार हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो जो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि कोई भी जो परमाणु होता है, तो परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के मध्य जो बल काम करेगा वह कौन सा बल होगा? कूलाम बल होगा। इसका मतलब किसी नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वह इलेक्ट्रॉन कूलाम आकर्षण बल से बंधा होता है। वह नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के मध्य कार्यरत होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। इसमें यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जब एक अणु का निर्माण होता है तो दो परमाणुओं के मध्य भी एक बंधन बल कार्य करता है। तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण होगा तो दो परमाणुओं के मध्य एक बॉन्ड काम करेगा, उस बल की भूमिका भी कूलाम बल निभाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं, अणु निर्माण के समय, अणु निर्माण के समय बंधन बल। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं कूलाम बल के महत्व को बताने के लिए। आप इसे नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है और एक कूलाम बल है। तो गुरुत्वाकर्षण और कूलाम बल में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में क्या अंतर है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में, वो था F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है m1 m2 के, जबकि कूलाम बल किसके समानुपाती होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर आवेश का मान है और यहाँ पे द्रव्यमान का मान है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, क्योंकि प्रत्येक भारी पिंड या चीज किसी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित ही करेगी। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा आकर्षण बल से संबंधित होगा, जबकि कूलाम बल आकर्षण प्रकृति का भी होगा और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होगा। प्लस प्लस और माइनस माइनस के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि प्लस माइनस के मध्य आकर्षण बल का अनुभव किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। और कूलाम का नियम माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। जो कूलाम का नियम है वो हमेशा आवेशित पिंडों के मध्य लगेगा। फोर्थ पॉइंट, कूलाम का नियम आवेशित पिंडों के मध्य, आवेशित वस्तुओं के मध्य लगेगा, जैसे प्लस 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 माइनस और माइनस माइनस। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल उदासीन पिंडों के मध्य लगता है, उदासीन। कहने का मतलब है कि यहां जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका आवेश से कोई मतलब नहीं। यहां पर जो पिंड होगा, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है या कोई दो भी पिंड हैं, तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उनका आवेश से कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर उदासीन पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जबकि कूलाम का बल हमेशा आवेशित प्लस 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 माइनस और माइनस माइनस के मध्य लगेगा। तो ये चारों पॉइंट ये बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में ये विभिन्नता है। अगले पॉइंट में हम इन दोनों में समानता देखेंगे, आप पहले इसे नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल में समानता देखते हैं। दोनों ही बल का सूत्र देखिए, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और F इज इक्वल टू जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ही बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि दोनों में ये आ रहा है F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। तो ये एक समानता हो गई, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पर लिख देते हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये दोनों ही बल संरक्षी बल हैं, संरक्षी बल। तो दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल और दो आवेशों के मध्य कार्यरत जो कूलाम बल है, दोनों ही संरक्षी बल के उदाहरण हैं। और संरक्षी बल के बारे में आप 11वीं कक्षा में भलीभांति पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों समानता को प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कूलाम के नियम पर, देखते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं ये मूल बिंदु है O, इस मूल बिंदु O से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर और 8 पॉइंट पर, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, यहां पर लिख देते हैं सेंटीमीटर पर। इन बिंदुओं पर आवेश रखे गए हैं Q, Q, Q और Q, और ये सभी एक ही प्रकृति के हैं, प्लस प्लस एंड प्लस। तो आपको क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है, 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है, उस आवेश पर सभी आवेशों के कारण परिणामी बल का मान निकालना है। तो उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है, क्या है? आवेश है, उस पर परिणामी बल निकालना है, परिणामी बल। ये आपका उद्देश्य है। हियर 20 माइक्रोकूलम,
यहां पर क्वेश्चन में जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू है Q इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। तो जरा गौर करके देखें, ये जितने भी चार्ज हैं वो सभी समान प्रकृति के हैं और सभी चार्ज की वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं Q इज इक्वल टू 20 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 दैट इज कूलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है, सबसे पहले इसके कारण बल निकालेंगे, फिर इसके कारण बल निकालेंगे, फिर इसके कारण बल निकालेंगे। तो अपने पास क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जरा गौर करके देखिए, जब इन दोनों का जोड़ा लेंगे हम, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो दोनों का आवेश समान है, प्रकृति समान है, दोनों का आवेश समान है, प्रकृति समान है। यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां ये जो इसके ऊपर बल लगाएगा और ये जो इसके ऊपर बल लगाएगा, उनका मान समान होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी, बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसका मतलब Q1 इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कोई भी परिणामी बल का अनुभव नहीं किया जाएगा, तो ये तो सीधे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसका फॉर्मूला अपन यहां से निकालेंगे। देखो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं K की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 और Q2 वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। तो अपन क्या देखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 एंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, केवल ये वाला चार्ज ही इसके ऊपर बल लगाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, और चूंकि स्क्वायर है तो 1 - 2 हो रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस आवेश पर इस आवेश के कारण परिणामी बल का मान निकाल सकते हो। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हमने कूलाम के नियम का सूत्र देखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बट वो अदिश रूप था। अगर आप सदिश रूप में देखना चाहें तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं 11वीं कक्षा के हिसाब से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये अभी अदिश रूप है। अगर वेक्टर रूप में लगाओगे तो यहां पर तो देंगे अपन वेक्टर और यहां पर लगा देंगे एकांक सदिश R कैप। ये सब आप भली भांति जानते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ये R कैप क्या बताएगा, इस बल की दिशा को बताएगा। और वास्तव में इस बल की दिशा कहां होगी, दोनों आवेशों को, मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्रिया रेखा के अनुदिश होगी, या तो इस साइड में या इस साइड में। ये आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये नॉर्मल सदिश रूप है और जो बल की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। अब हम क्या करेंगे, पूरा डेरिवेशन निकालेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप का। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का सूत्र निकालने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं, निर्देश तंत्र एक्स एंड वाई प्लेन। अब इसमें मैं 2 आवेश रखता हूं, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो सबसे पहले इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जैसे मान लेते हैं यहां पर x लिखता हूं, यहां y लिखता हूं, जो कि 2D में है, 2 डायमेंशनल, हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो XY प्लेन में मैं 2 आवेश रखता हूं, Q1 और Q2। तो सबसे पहले Q1 का स्थिति सदिश आपको निकालना आता है, दैट इज R1, और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना होगा, R2। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कितना होगा, R2। अब इन दोनों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, R। अब आवेश 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगा रहा है, तो बल की डायरेक्शन होगी इधर। इसको मैं नाम दूंगा F12, पहले पर दूसरे के कारण।
पहले पर दूसरे कारण। इसका मतलब आप डिस्टेंस कहां से कहां बढ़ रहे हो, इधर से इधर, 2 से 1 की तरफ। तो मैं यहां लिख देता हूं R21। वापिस रिपीट कर लेंगे। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लग रहा है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लग रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ये होगी F21। दूसरे पर पहले के कारण और पहले पर दूसरे कारण, दैट इज F12 और F21। जब दूसरे पर पहले के आवेश के कारण बल लग रहा है तो हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर 1 to 2 होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं R12। तो यहां पे दो वेक्टर होंगे, एक तो R21 और एक R12। इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है बट उनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो पहले तो आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा दिमाग में कि ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर लिए, स्थिति सदिश R1 और R2। इनके मध्य की दूरी कितनी है, R। अब वो एक बार तो होगी R12 और एक होगी R21, वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। जब पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल लगेगा तब तो 2 से 1 की तरफ बढ़ेंगे, जब दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल लगेगा तो 1 से 2 की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज R12 और R21। तो यहां पर हम सदिश योग के त्रिभुज नियम से सबसे पहले R12 या R21 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, अर्थात R122। ठीक है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सदिश योग का त्रिभुज नियम सबको पता ही है, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। समान दिशा में सदिशों का योग विपरीत दिशा में सदिश के बराबर होता है। सदिश योग का त्रिभुज नियम R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। तो यहां से R12 की वैल्यू कितनी आएगी, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसी प्रकार R21 की वैल्यू कितनी आएगी, R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये हमने यहां से इसके अंदर निकाल लिया। ये वैल्यूज हमारे बाद में काम भी आएंगी, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक फोर्स का मान निकाल लेते हैं, चाहे F12 का निकाल लो चाहे F21 का। तो मैं यहां लिखता हूं F12 वेक्टर, पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। तो F इज इक्वल टू कितना बताया था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू R कैप। अब यहां पर हमें देखना है R12 लिखे हैं R21, पहले पर दूसरे कारण, पहले पर दूसरे कारण। तो यहां पर 2 to 1 बढ़ रहे हैं, 2 से 1 की तरफ, तो R21 आएगा, दैट इज R21 एंड R21। अब आपको पता है, यहां पर अपन मोड लगा देते हैं R21। यहां पर आपको पता है R21 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2। R21 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2। तो यहां पर अपन फिर से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21। R21 की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, दैट इज R1 माइनस R2 एंड डॉट R21 कैप, R21 कैप। आप इसे नोट कर सकते हैं। 11वीं क्लास में आपने एक सूत्र देखा था, एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश होता है वेक्टर बटा वेक्टर का मोड, वेक्टर बटा वेक्टर का मोड। तो यहां पर हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। R21 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड, ये लिख सकते हैं, वेक्टर बटा वेक्टर का मोड। तो R21 बटा R21 का मोड। तो जरा गौर करके देखिए, यहां पर मैं जब ये अप्लाई करूंगा, यहां पर जब मैं ये अप्लाई करूंगा तो यहां पर लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट R21 वेक्टर बटा वेक्टर का मोड। इसका मतलब वेक्टर का मोड, वेक्टर का मोड कितना है, R21 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में आप ये भी कर सकते हैं, R21 की जगह फिर से आप लिखेंगे R1 माइनस R2। तो एक R1 माइनस R2 इधर से आएगा और 2 इधर से, तो पावर क्यूब हो जाएगी। इस प्रकार आप अलग अलग चरणों में सदिश कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हो। यहां पर एक बात गौर करने लायक और है कि जो
पहले आवेश पर दूसरे कारण जो बल आएगा, पहले पर दूसरे कारण जो बल आएगा, या ऐसा बोल दीजिए दूसरे पर पहले के कारण बल आएगा, इन दोनों बलों का मान समान आएगा और उनकी दिशा क्या आएगी, विपरीत। तो चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो R1 है, R12 है और R21 उनकी वैल्यू सेम है, परंतु डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो जिस प्रकार से F12 की वैल्यू निकालेंगे उसी प्रकार से F21 की वैल्यू निकालेंगे। उसमें हम क्या कर देंगे, R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 करेंगे, और अगर माइनस चिन्ह कॉमन लें तो हमारे पास ये वाली चीज सिद्ध हो जाएगी, जिसे आप होमवर्क में आज करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि कूलाम का नियम न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम की भी अनुपालना करता है। दोनों बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो आज आपने कक्षा में क्या सीखा, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम से संबंधित न्यूमेरिकल, कूलाम नियम और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना और समानता, और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जो जो होमवर्क में जो चीज दी गई है आप उन्हें ट्राई करें, और आगे की कक्षा में हम आगे के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे।